हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं बिपिन चंद्र जोशी पुनः आपके साथ नवज्योति ग्लोबल स्कूल मोना जयंती पहाड़ पानी के डिजिटल पोर्टल पर। गाइस, हम बात करेंगे आज क्लास सेवन्थ में ज्योग्राफी की चैप्टर नंबर फोर्थ एयर की। सो गाइस, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि वायुमंडल में हमारी जो उपस्थिति है वो ऑक्सीजन की वो 21% है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। तो हम इसके बारे में चर्चा करेंगे चैप्टर नंबर 4 ज्योग्राफी एयर की। सो गाइस, हमारी जैसे कि मैं आपको बता दूं, हमारी पृथ्वी चारों ओर से घनी चादर से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर हैं। यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करते हैं एवं सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करते हैं। यदि सुरक्षा की यह चादर ना हो तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी में तप्त होकर जल सकते हैं एवं रात के समय ठंड से जम सकते हैं। यह वायु राशि है जिसमें पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है हम सब के लिए। अब हम बात करेंगे इसमें फर्स्ट या कंपोनेंट्स कंपोजिशंस ऑफ द एयर एटमॉस्फेयर, अर्थात वायुमंडल का संगठन की हम बात करें तो गाइस, इस चित्र में आप जैसे कि देख रहे हैं कि नए 78% जो हमारे एटमॉस्फेयर में है वो नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, बाकी अन्य 0.04% है, ऑर्गन 0.93% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 है। तो गाइज, वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं। वास्तव में यह अनेक गैसों का मिश्रण होती है। नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन दो गैसें हैं जिसमें वायुमंडल का बड़ा भाग बना है। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एवं हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती है। इन गैसों के अलावा धूल के छोटे मोटे कण भी हवा में मौजूद होते हैं जिसे हम वृत्ताकार दिया जिसमें वायु के विभिन्न संगठनों के प्रतिशत दर्शाए गए हैं। नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले लेते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं, परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता जो होती है वो बनी हुई रहती है, जिसे हम कह सकते हैं कि आसानी से उस चीज़ को वो प्राप्त करते भी रहते हैं। तो वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते। मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं जिससे पौधे इसका प्रयोग कर सके। ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। मनुष्य तथा पशु सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। हमें पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो यह संतुलन बिगड़ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस हैं। हमें पादप हमारे अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन वापस देते हैं। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। मनुष्यों तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़े जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है, जिससे यह संतुलन बना रहता है। परंतु यह संतुलन कोयला तथा खनिज तेल आदि ईंधनों के जलाने के से गड़बड़ रहता है। वे वायुमंडल में प्रतिवर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं। परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु को प्रभावित भी करता है। तो ये भी हमारे लिए एक महत्वपूर्ण है। अब गाइज, हम बात करते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर की, वायुमंडल की संरचना। तो हमारा वायुमंडल 5 परतों से विभाजित है और जो स्टार्टिंग होती हैं गाइज, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ट्रोसोफियर, स्ट्रेसोफियर, मेसोफियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सट्रोफियर। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल और वायु एवं बहिर्मंडल। और इनके बारे में पढ़ने में बहुत ही ज़बरदस्त है गाइज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गाइज यहाँ पर क्षोभ मंडल की, ट्रोसोफियर की। यह परत वायुमंडल के सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कुहर, अवलोकन इसी परत के अंदर होती हैं, क्षोभ मंडल के अंदर ही। दूसरा आता है स्ट्रेटोस्फियर अर्थात समताप मंडल। गाइस, क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई में फैला है। परत बादलों, मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। इसमें फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें गैसों से हमें रक्षा करती है। तो समताप
मंडल में हवाई जहाज की चीज़ें होती हैं और मौसम संबंधी वो क्षोभ मंडल में होती हैं। तीसरा जो आता है गाइज वो आता है हमारा मेसोफियर अर्थात मध्यमंडल। तो मध्यमंडल की हम बात करें तो यह वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है, लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्का पिंड इसी परत में आने पर जल जाते हैं। जो उल्का पिंड होते हैं वो इसी परत पर होते हैं। अगला आता है गाइस हमारा बाह्य मंडल। तो बाह्य मंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है। यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग किया जाता है। ये जो महत्वपूर्ण है गाइस, इसको सुनने की बात है। रेडियो के लिए जो है बाह्य वायुमंडल का प्रयोग किया, थर्मोस्फीयर का प्रयोग किया जाता है। इसका महत्वपूर्ण प्रयोग किया जाता है रेडियो ट्रांसमिशंस के लिए। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगें इसी परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर प्रस्तावित कर दी जाती हैं। उसके बाद आता है बहिर्मंडल। बहिर्मंडल वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। यह वायु की पतली परत होती है। हल्की गैसें जैसे हीलियम एवं हाइड्रोजन इसी अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। तो ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। गाइस अब हम बात करते हैं मौसम एवं जलवायु की, वेदर एंड क्लाइमेट की। तो क्या आज वर्षा होगी, क्या आज दिन साफ होगा, धूप निकली, कितनी ही बारिश क्यों नहीं। क्रिकेट प्रेमियों के मुंह से एक दिवसीय मैच के भविष्य पर अनुमान लगाना सुना होगा। यदि हम कल्पना करें कि हमारा शरीर एक रेडियो है और मस्तिष्क उसके स्पीकर, तो मौसम वह है जो इसके नियंत्रण बटनों में छेड़छाड़ करता रहता है। मौसम वायुमंडल के प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। आर्द्र एवं गर्म मौसम किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकता है। अच्छा हवादार मौसम हमें आनंद देता है और हम घूमने की योजना भी बना सकते हैं। मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता है, किंतु दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बताता है। क्या आप समझ गए हैं इसके अनुमान को? तो ये भी हमारे लिए एक महत्वपूर्ण बन जाता है। अब बात करते हैं गाइस हम तापमान की, टेम्परेचर की। तो आप प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायुमंडल का तापमान होता है। वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिणाम को तापमान कहते हैं। यानी आप दोबारा से सुन लिए, द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज नोन एट टेम्परेचर। यानी ठंडा कितना है, गर्म कितना है, वही तापमान कहलाता है। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता, बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा गर्म होती है। आतपन जिसे हम कहते हैं एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है उसे आपतन कहते हैं, जिसे इनसोल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इनसोल्यूशन। आपतन सूर्यास्त अर्थात की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है, इसलिए तापमान उसी प्रकार घटता है। क्या आप सब समझ गए होंगे कि जो इसके तर्क हैं, पृथ्वी के तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तो इसकी जो गर्मनेस है वो आगे बढ़ जाती है, आगे को चली जाती है और फसलें नहीं उग सकेंगी। गाँव की अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत अधिक होता है। दिन हो जाते हैं, रात के समय ऊष्मा मुक्त हो जाती है। नगर के भीड़ वाले भवन गर्म वायु को रोक लेते हैं, जिससे नगरों का तापमान बढ़ जाता है। तो ये भी कहीं ना कहीं इसके एक महत्वपूर्ण कारक हैं जिसको हम समझेंगे। अब गाइस बात करते हैं एयर प्रेशर की, वायु दाब की। तो ये कुल मिला के ये जो चैप्टर्स मैं आपको बता रहा हूँ गाइस, ये चैप्टर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट्स है और बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षाओं की दृष्टि से। जब बड़े बड़े एग्जामिनेशन में आप जाते हैं तो इन्हीं सारे क्वेश्चंस का हमें सामना करना होता है, इन्हीं सारे क्वेश्चंस का हमें फासला करना होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको ध्यान से सुनिएगा, पढ़िएगा और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। आज के लिए इतना ही। कल हम बात करेंगे एयर चैप्टर नंबर 4 में, क्लास 7th ज्योग्राफी में एयर प्रेशर की। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। थैंक यू।